स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए आज बात करते हैं 8th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 के बारे में, है ना। 8th क्लास के एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 3 है खनिज, मिनरल्स और शक्ति संसाधन, है ना, पावर रिसोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे। आज यूपीएससी का अभी का टाइम में ये फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स से जो क्रिटिकल मिनरल्स है उससे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, और अभी फिलहाल न्यूज में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में चाइना का जो क्या बोलते हैं प्रभुत्व है इसमें, है ना, मोनोपोली है। तो उस तरह से, है ना, कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस बार जो 2026 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो उसके लिए तो और इम्पोर्टेंट है। ज़रा ये देखते हैं, कहाँ पे किस तरह के संसाधन पाए जाते हैं, किस तरह का, है ना, ज्योग्राफिकल कंडीशन है और कहाँ पे ऐसे संसाधन मिलते हैं, है ना। यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक क्या है, एक फिक्स रासायनिक केमिकल ऑर्गेनाइज, है ना, कंपोजिट हो, संगठन हो, वह एक खनिज है ना, वो एक मिनरल है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, बिल्कुल अलग अलग, हर एक जगह का प्लेन्स एरिया में अलग तरह के खनिज पाए जाएंगे, है ना, माउंटेन्स एरिया में अलग पाए जाएंगे, है ना, रेगिस्तान डेजर्ट वाले एरियाज में अलग अलग तरह के खनिज पाए जाएंगे, बिल्कुल साफ है। तो किसी विशेष क्षेत्र में या शील समूहों में संकेंद्रित है, जो रॉक्स हमारे चट्टान है उसमें, है ना, केंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिका में। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, लेकिन उस तरह का, है ना, अभी टेक्नोलॉजी तो अभी तो यूज हो रहा है अभी फिलहाल। उस तरह का टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है जो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, क्या कहते हैं, रिसर्च कर सके, या नहीं तो उसका, है ना, डिस्कवर कर सके, है ना, खोज कर सके, या उसका यूटिलाइज कर सके, है ना। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक, है ना, परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। विभिन्न किसी मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमन एक्टिविटी के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, जो उसका कलर है, डेंसिटी है, सॉलिडिटी है, कठोरता है, रासायनिक गुणों, विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं, है ना। ये देखते हैं खनिजों के प्रकार दिया पृथ्वी पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज, विभिन्न अलग अलग प्रकार के खनिज है। संरचना के आधार पर हम बात करें, दो तरह का धात्विक और अधात्विक खनिज के रूप में देखेंगे। यहाँ देखिए, अगर धात्विक में लोहा होगा, अलोह होगा। धात्विक खनिज धातु कच्चे रूप में होती है। धातु कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, बिल्कुल, जो हीट जनरेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी, है ना, को क्या करता है, फ्लो करता है। जिनमें धुती या चमक विशेषता होती है। लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण है। तो लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट क्या है ये, है ना, लोहा, आयरन, मिनरल्स के क्या उदाहरण है। धात्विक खनिज लोहा एवं अलोह हो सकते हैं। लोह खनिजों जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, जैसे कुछ अन्य धातु, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये क्या अलोह खनिज है ना, सोना, चांदी, तांबा, सीसा। अधात्विक खनिज के बारे में देखते हैं कौन है। खनिजों में धातुएं नहीं होती, चूना पत्थर है ना, जो CaCO3 हम लोग पढ़ते हैं, CoCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अभ्रक होता है, भारत में अभ्रक क्या है, विश्व में, है ना, अभ्रक का भंडार सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, चूना पत्थर, अगर एक श्रृंखला में आपको बना के दे दिया जाए कि इसमें से कौन धात्विक है कौन अधात्विक है, तो ये आपको आना चाहिए, है ना। उसके बाद निष्कर्षण की बात करता है। खनिजों का निष्कर्षण के आधार निष्कर्षण पे दिया गया है ना। खनन, प्रवेधन, आखनन, विवरित खनन है और कृपको खनन है। आइए देखते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहलाती है। यानी पृथ्वी से जो भी खनिज है उसमें एक शेल है ना, रॉक्स में है, शेलों में है, तो उसको निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस करते हैं, जो प्यूरिफिकेशन का जो करते हैं, उसको खनन कहलाता है। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं उस पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विवरित खनन कहते हैं। जो पृथ्वी का मान लीजिए ऊपरी वाला पार्ट है, भूमध्य वाला पार्ट है, उसकी पृष्ठीय सरफेस वाले लेवल पर अगर हटाकर निकाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विवरित खनन बोलते हैं, है ना, ये वाली पार्ट। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसको कूपकी खनन कहते हैं, ये वाली, है ना। पेट्रोलियम और, है ना, यहाँ पे दिया है क्या, देखते हैं। प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उनसे बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं, बिल्कुल। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। तो आगे समझ में, आखनन किसे कहते हैं, सतह के निकट जो हमारी जो सतह है ना, सरफेस है, उसके अगर नजदीक में स्थित कोई भी मिनरल्स है, उस पर जिस प्रक्रिया द्वारा उसको आसानी से निकाला जाएगा उसको आखनन बोलेंगे, है ना। आप शेल को देखकर बता सकते हैं कि यदि आप तांबा है तो क्योंकि तब शील रंग नीला प्रतीत होगा।
सुरंग के दृष्टिकोण से भी दिया गया है, जरा यहाँ पे देखते हैं। शेल खनिज अवयवों और के अनिश्चित संगठन वाले एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। शेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसको अयस्क कहते हैं। तो कोई भी, जैसे अगर लोहा हमको निकालना है, आयरन निकालना है, तो क्या है, प्योर आयरन नहीं निकलता है, उसका क्या निकलता है, अयस्क निकलता है। अयस्क को क्या किया जाता है, जैसे लोहा का क्या है, मैग्नेटाइट है या हेमेटाइट है, तो उसको फिर क्या किया जाता है, उसको फिर प्यूरिफिकेशन किया जाता है ना, शुद्धिकरण किया जाता है, तब उसके बाद क्या होता है, लोहा निकलता है। यद्यपि 28,000 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझ में आते हैं। खनिजों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के शेलों में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शेल है जो इग्निस चट्टाना है, कुछ कायांतरित है ना, मेटामॉर्फिक है, जबकि अन्य अवसादी सेडिमेंट्री शेल्स में पाए जाते हैं। अगर हम हिमालयास एरियाज में बात करें तो वो सेडिमेंट्री है ना, रॉक्स है वो। खनिज आग्नेय एवं कायांतरित शेल समूह में जिन्हें विशाल पठारों का निर्माण करता है। उत्तरी स्वीडन में लो अयस्क ओंटारियो मतलब कनाडा की बात कर रहा है, यहाँ पे है ओंटारियो आपका, ये कनाडा है आपका, है ना। स्वीडन आपका इधर है ना। तांबा निकेल निक्षेप दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइड और प्लेटिनम होते हैं। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे है आपका, दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें। मैदान और नवीन पलित पर्वतों के अवसादी क्षेत्र समूह में आधात्मिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस पर्वत देश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया, यूक्रेन, मैग्नीज, अल्जीरिया में फास्फेट यहाँ पे है, देखिए ये वाली बात की बात कर रहा है ना। और यहाँ पे है फ्रांस सबका, ठीक है। चलिए, ये विश्व का मैप है, ये आपका है साउथ अमेरिका कंटिनेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर दे देखिए किस तरह से दिया गया है ना। ये है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, है ना। उसके बाद ये है आपका अफ्रीका कंटिनेंट, है ना। और ये ऊपर में है आपका यूरोप, विराल पर्वत से यहाँ पे अलग होता है। और ये अरब अरब पेनिनसुला। उसके बाद ये अपना प्यारा भारत। उसके बाद है ना साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे जो है ना हांगकांग, चाइना वाला पार्ट, फिर यहाँ पे जापान आ जाएगा, फिर साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया, फिर यहाँ होते हुए पूरा रशिया आ जाएगा आर्कटिक के ऊपर में। और ये वाला है ना इंडोनेशिया, है ना, सिंगापुर, मलेशिया, ये वाले कंट्रीज है। फिलीपींस है यहाँ पे आपका। और ये है ऑस्ट्रेलिया, इसको ओशिनिया कंटिनेंट भी बोलते हैं। ये है अंटार्कटिका, है ना। तांबा, लोहा, बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए क्षेत्र के थ्रू दिखाया गया है, इस तरह का है। तो वर्ल्ड मैप में इस तरह से पूछे जाते हैं, एरियाज दे देते हैं कि आयरन, इस तरह से वहाँ कंट्री वाइज देते हैं ना, मैच करने के लिए। पीसी में कई बार पूछे गए, है ना, इस तरह से। एशिया के बारे में ये देखते हैं, एशिया कंटिनेंट के बारे में। चीन और भारत के पास विशाल समूह लोह अयस्क निक्षेप है। किसके पास, भारत और चीन के पास। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। आधे से अधिक क्या करता है, टीन उत्पादन करता है। कौन इसके बात कर रहा है, एशिया के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, चाइना के पास और भारत के पास। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अगर निवेशों में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल जस्ता, तांबा भी निक्षेप है। तो बिल्कुल ये है एशिया आपका। यूरोप की बात अगर हम यहाँ पे करें, ये है आपका यूरोप। यूरोप में विश्व में लोहे का सबसे अग्रणी उत्पादक है। लोहा भी यूरोप में पाया जाता है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये है रूस। और यहाँ पे है यूक्रेन, ये है फ्रांस, है ना, ये हो जाएगा फ्रांस की जगह। विशाल निक्षेप वाले देश, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। यूरोप का ये पूर्वी भाग है ना, इस तरह से हम लोग इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं ना। आए जाते हैं उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। कितने क्षेत्रों में अवस्थित है, 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड, ग्रेट लेक के उत्तर में यह है कैनेडियन शील्ड, है ना। अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम पर्वत की श्रृंखला है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं अपलेशियन पर्वत या पश्चिम प्रदेश श्रृंखला की बात कर रहा है ना। सोना, यूरेनियम, तांबा खनन है। उसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट कहाँ दिया गया है। शील्ड प्रदेश, कोयला अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, चूना, चांदी का विशेष निक्षेप पाया जाता है ना। तो ये पार्ट का है, ये है काकेशस वाला पार्ट, हाँ ये अपलेशियन वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका का, है ना। और यहाँ पे देखिए मैप में क्या दिया गया है, यहाँ इसको देखिए एक बॉक्स। स्विट्जरलैंड के कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है स्विट्जरलैंड में। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक, पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला की मानचित्र वाले सहायता को चिन्हित कीजिए। देखिए कार्डिलेरा हम लोग किसको बोलते हैं, ये उत्तरी अमेरिका का ये जो पार्ट है, यहाँ पर इस तरह से पहाड़ों की क्या श्रृंखला है, इसको ही क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर अगर एंडीज पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, तो इसको कार्डिलेरा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्डिलेरा होगा, वहाँ का भाषा है।
है ना। हवाई जहाज दिखते हैं यहाँ पे साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ब्राजील सबसे ज्यादा उत्पादक करता है लोहे का। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। चिली और पेरू को भी देखेंगे मैप की दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे देखिए आप, है ना, ये है पूरा चिली कंट्री, है ना। पेरू भी आपको इसी साइड में है। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? बोलीविया, ब्राजील और बोलीविया उत्पादक। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और पेरू, कोलंबिया में पाया जाता है। खनिज के बारे में होता है। अफ्रीका के बारे में देखते हैं। वेनेजुएला न्यूज में है ना, अटैक किया है अमेरिका ने। हरा हीरा एक दुर्लभतम है ना, रेयरेस्ट, है ना, एलिमेंट हीरा है। विश्व का प्राचीनतम शेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात है ना। मैग्नीज मानचित्र वाली सहायता के रूप में आपको दर्शाने के लिए बता रहा है ना। अफ्रीका के बारे में देखते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है, बिल्कुल। हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा अगर उत्पादक कोई है, एल्युमिनियम का, है ना। ये प्रोडक्ट है बॉक्साइट। ये सोना, हीरा, लोहा, टीन और निकेल के अग्रणी उत्पादक है। तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरलू और कुलकाटी क्षेत्र सोने में सबसे बड़ा निक्षेप है ना। अफ्रीका, अगर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पार्ट की बात करें तो क्या है वो, डेजर्ट वाला एरिया है ना। अंटार्कटिका की बात करते हैं। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमानों से संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका को भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोहा, अयस्क, सोना, चांदी और तेल वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। भारत में वितरण के बारे में आप करेंगे, है ना, क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं वहाँ पे भारत का दृष्टिकोण जरूरी है। लोहा देखिए भारत में कहाँ पाए जाते हैं। भारत में उच्च कोटि के लोहा निक्षेप हैं। ये खनिज मुख्यतः झारखंड में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, है ना, पाया जाता है। इसमें चेंजेस क्या होगा लोहे के बारे में आपको भी बताना है कि वर्तमान में, है ना, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले कौन कौन से स्टेट है, इस तरह से पूछे जाते हैं, है ना। बॉक्साइट की अगर हम बात करें, इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है ना। अभ्रक में देखिए क्या है, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, बिल्कुल। प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है ना। तांबा ये मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक में। सोना भारत में कर्नाटक के कोलार में सोने के निक्षेप, जो मूवी बनी है ना, KGF। चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होंगे, राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा में। नमक की अगर हम बात करें तो ये कहाँ, भारत के नमक उत्पादक और निर्यातक भी भारत है ना। प्रोडक्शन भी करता है और एक्सपोर्टर भी है ना। एक्सपोर्टर इम्पोर्टर दोनों है। चूना का यह आकलन देखिए किस तरह से दिया गया है। यहाँ पे चित्र के थ्रू राजस्थान के सांभर झील नमक से निष्कर्षण के थ्रू दिखाया गया है। खनिजों के उपयोग देखिए आप बताता है, यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, एल्युमिनियम जैसे उस गैस बॉक्साइट में प्राप्त किए जाते हैं ना। जैसे ऑटोमोबाइल में अगर हम देखें, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई बर्तन में तर्क होता है ना। अब है खनिजों का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, संरक्षण के बारे में दिया गया है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है ना, बिल्कुल। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग, जो ह्यूमन का जो कंजप्शन की जो दर है ना, तुलना में निर्माण की दर, जो बनने की उसकी जो दर है ना, मैन्युफैक्चरिंग की जो रेट है वो काफ़ी कम है। करोड़ों वर्ष लग जाते हैं किसी भी, अगर एक पेट्रोल, अगर हम पेट्रोल जैसे रिसोर्सेज का अगर हम यूज करते हैं, कोई भी कोयला चीज़ों का, तो करोड़ों वर्ष लगते हैं। और मानव जिस रूप से अगर है ना कंजप्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं वो रेट क्या है, दर क्या है, बहुत ज़्यादा है।
खनन की प्रक्रिया बर्बाद की घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग, अन्य तरीका जिससे खनिज संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, सन्नी की यहाँ पे स्टोरी की टाइप का दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से दिया है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उद्योग, कृषि है ना, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, प्रतिरक्षा में, डिफेंस में की शक्ति की आवश्यकता होती है ना, पावर्स की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप से हम ट्रेडिशनल और गैर परंपरागत संसाधनों को में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। देखते हैं यहाँ पे दिया है राष्ट्र शक्ति ग्रिड के बारे में। खनिज तेल, यहाँ प्राकृतिक गैस या लाभ हानि के रूप में दिया है ना, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद है परंपरागत स्रोत में दिया गया है, तो परंपरागत स्रोत है और ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है ना। लाभ और हानि दिया है ना। ईंधन के बारे में दिया है ना, फ्यूल के बारे में। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। देखिए, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से उनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर कहीं से अधिक, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। कोयला की अगर हम बात करें, बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कोयला की अगर हम बात करें, इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत की तापीय ऊर्जा कहा जाता है। जो कोयला से उत्पन्न है ना, पावर एनर्जी कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल की पृथ्वी की परतों से दबने से बना है। बिल्कुल। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस है। भारत को कोयला उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करें, रानीगंज, पश्चिमी बंगाल, छड़िया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। ये सब जिले का नाम है झारखंड का। तो पेट्रोलियम की बात करें हम, पेट्रोल जिसकी आपकी से कार चलती है, जो और तेल आपकी साइकिल को चौड़े बनाने से रोकता है, इसके बारे में दिया है। परिष्करण में भेजा जाता है, यानी प्योरिफिकेशन करके किया जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। यहाँ पे दिया है पेट्रोलियम शब्द पेट्रा से अर्थ है ओलियम, अर्थ तेल इसलिए लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ शेल तेल है। देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है उत्तर नॉर्थ ईस्ट का। ये भारत में ईंधन ले जाती वंश के बारे में दिखाया गया है। जो ट्राइब्स हमारे एरियाज में है नॉर्थ ईस्ट में, अगर हम बात करें। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, है ना, मुख्य उत्पादक देश है ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। इनके मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, डिगबोई, मुंबई, थाने, कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा है। और प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरा। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है, जैसे रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई की कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों पर पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की यानी कंजप्शन की जो तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधनों का अनियंत्रित टटी-फटी टपकने से होती है। अब जल विद्युत के बारे में दिया है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखिए जरा, है ना, ये जो किस तरह से है ना, नदी जल ऊंचाई से गिरने के संग्रहित किया जाता है, उसको फिर स्टोरेज किया जाता है। बांध के अंदर पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है, घूमते हुए जनरेटर के रूप में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पे दिखा देखिए किस तरह से है दिया गया है यहाँ पे मैप में। विश्व में पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला अगर देश कोई है तो वो नॉर्वे था, है ना। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एनसीईआरटी में जहाँ पर भी हो उसको एक दृष्टिकोण से आप जरूर देखें, है ना। यहाँ पे देखते हैं, इसका उपयोग कृषि में भी किया जाता है, एग्रीकल्चर में। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश में अगर हम बात करें तो पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखरा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजना है ना। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में दिया गया है यहाँ पे, है ना, जैसे, है ना, आप यहाँ पे पवन ऊर्जा के बारे में दिया गया है। और
है ना, इसका हानि भी बताया गया है। सौर ऊर्जा के बारे में, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में, है ना। उसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत बायोगैस और परमाणु ऊर्जा के बारे में, भूतापीय ऊर्जा के बारे में, दोनों लाभ और हानि दोनों है। तो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। पर हम बात करें तो यहाँ पे सौर ऊर्जा, है ना। सौर कुकर के बारे में भी देखिए दिया गया है, क्या है, इसको जरूर देखें आप। विश्व का प्रथम सौर पवन चालित बस अड्डा कहाँ है? स्कॉटलैंड में। आपको बताना स्कॉटलैंड किस कंटिनेंट का पार्ट है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे देह द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों के तापन प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ सामुदायिक रोशनी देने के लिए लाभदायक संकेतक में भी होता है। पवन ऊर्जा की अगर हम बात करें, पवन ऊर्जा का एक असामान्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों के पीसने और जल निकलने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है और जो विद्युत उत्पादन करने में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है ना। यहाँ पे दिया है पवन ऊर्जा की में नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन उल्लेखनीय। परमाणु ऊर्जा की बात अगर हम करें, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक रूप तौर पर से रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। नाभिकीय रिएक्टरों से नाभिकीय विखंडन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन से गुजरते हैं उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम, देखिए यह कल्पक्कम आणविक ऊर्जा संयंत्र। अभी भारत की जो दौरा किए थे, है ना, रशिया के प्रेसिडेंट इवानोविच व्लादिमीर पुतिन जी, है ना, तो कहाँ के, है ना, कहाँ से की परमाणु संयंत्र की बात की थी, कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। कि विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट, है ना, राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में केगा है ना। यह परमाणु का देखिए किस तरह से यहाँ पे दिया गया है ना, चित्र देखिए किस तरह से वाटर गर्म होगा, फिर उसके बाद यहाँ करके भाप बनेगा, फिर टरबाइन भी चलेगा, फिर जनरेटर स्टार्ट होगी, फिर यहाँ विद्युत उत्पादन होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, है ना। ये विखंडन द्वारा दिया गया है और यह भूतापीय ऊर्जा के बारे में, है ना। विश्व का सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है ना। इम्पोर्टेंट है, देखना है। देखिए यूएसए विश्व का पहला सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है ना। ये है फिलीपींस, मध्य अमेरिका में है ना। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र में हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में, लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा की बात कर रहा है यहाँ पे। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय होने से बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन के घुमाने के लिए किया जाता है। रूस और फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मूल के क्षेत्र है। तो ये उस एरिया में है जहाँ पे ओशन है। यहाँ पे देखिए ये निम्न ज्वार है, यहाँ पे निम्न ज्वार भाटा आ रहा है, यहाँ इस तरह से टरबाइन करके उच्च ज्वार और उच्च ज्वार, है ना। यहाँ पे जनरेटर टरबाइन लगाया जाएगा तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब है बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट के सही ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण बायोगैस खाना पकाने के लिए विद्युत का सर्वोत्तम ईंधन और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होती है। ऊर्जा सर्वव्यापी और लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक विभिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बहुत ऊर्जा अभी कार्य ऊर्जा के लिए भविष्य का सुनहरा बनाया गया। तो ये बनाना है आपको। निम्न में से कौन सी एक खनिज विशेषता नहीं है ना, कोई बनाना है। निम्न में से कौन सा अवरक का उत्पादक नहीं है? राजस्थान, है ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड तो है। ये सारे आपको सॉल्व करना है ना। देखिए यहाँ पे किस तरह से दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, उसके बाद एग्रीकल्चर को शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।